नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। पिछले 10.5 महीनों से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से भाजपा की सत्ता को लगातार चुनौती मिल रही थी। अब उस चुनौती में प्रियंका गांधी के तेवर भी जुड़ गए हैं। जी हां दोस्तों, जिस लखीमपुर मामले में सत्ताधारियों ने सोचा होगा कि कैसे भी करके मामले को रफा दफा कर लेंगे, अब वैसा करना मुमकिन नहीं लग रहा है और इस बात का खौफ अब भाजपा में नजर आने लगा है। अगर प्रियंका गांधी ने 3 अक्टूबर को आधी रात को ही लखनऊ से लखीमपुर के लिए कूच करने का फैसला नहीं लिया होता, या अगर प्रियंका गांधी पुलिस वालों को चकमा देकर दूसरी गाड़ी से लखीमपुर के लिए नहीं निकलती, या अगर प्रियंका गांधी सीतापुर में हिरासत में नहीं रहती, तो शायद गरीब किसानों की हत्या का मामला बहुत सी दूसरी घटनाओं की तरह दबा दिया जाता। इस देश में भ्रष्ट और घमंड से भरी राजनीति ने पुलिस प्रशासन का इकबाल तो पहले ही खत्म कर दिया है। जनता की रक्षा की ड्यूटी करने से अधिक तवज्जो उन्हें नेताओं की चाकरी को देनी पड़ती है। याद कीजिए किस तरह भाजपा नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अनौपचारिक बातचीत में पिछले दिनों कहा था कि नौकरशाही कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है, चप्पल उठाती है हमारी। हालांकि इस बयान पर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आपत्ति दर्ज करने पर उमा भारती ने चिट्ठी लिखकर माफी मांग ली थी, लेकिन इस माफी से जो उन्होंने कहा वो मिट नहीं सकता। देश के अधिकतर नेताओं की फितरत यही है कि वे पुलिस अधिकारियों को या प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी जी हुजूरी करते देखें। ये सामंती व्यवहार और मानसिकता लोकतांत्रिक भारत का कड़वा सच है। उमा भारती ने कुछ गलत नहीं कहा। वाकई देश में कई तस्वीरें ऐसी देखी गई हैं जिनमें पुलिस वाले या अधिकारी कभी किसी नेता की चप्पल उठाए नजर आते हैं या कभी उनके पैर पड़ते दिखते हैं। उसके बाद पुलिस वालों से ये उम्मीद कैसे रखी जा सकती है कि अगर सत्ताधारी अत्याचार करे तो दबी कुचली जनता की रक्षा के लिए पुलिस जो है वो सत्ताधारियों पर कार्रवाई करेगी। लखीमपुर मामले में भी यही सब तो पहले से हो रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी ने सारी बाजी पलट कर रख दी। उन्होंने न केवल पीड़ित किसानों के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाई, बल्कि ये मांग भी लगातार उठाई कि आशीष मिश्र मोनू पर पुलिस कार्रवाई हो। आशीष ही इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। आशीष को पहले पुलिस ने समन भेजकर बुलाया था, लेकिन उसका पुलिस वालों के सामने आने का कोई इरादा नहीं था। मगर प्रियंका गांधी, आक्रोशित किसान और नाराज सुप्रीम कोर्ट के आगे ये मनमानी और कानून से खिलवाड़ लंबा नहीं चल पाया। आखिरकार आशीष पुलिस वालों के सामने पेश हुआ। उससे 12 घंटे की पूछताछ हुई। आशीष ने यह साबित करने की बहुत कोशिश की कि जहां यह हत्याकांड हुआ यानी तिकुनिया में, वो मौजूद ही नहीं था। वो अपने घर पर दंगल का आयोजन कर रहा था। लेकिन पुलिस वालों के इस सवाल का जवाब आशीष नहीं दे पाया कि 3 अक्टूबर को 2:20 से 3:46 तक वो कहाँ था। यही वक्त था जब गाड़ी से बेरहमी से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे किसानों को रौंदा गया था। अब आशीष को 3 दिन के पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, जहां आशीष मिश्रा को एसआईटी के सवालों का जवाब देना होगा। हो सकता है इन सवालों के जवाब देने में आशीष को मुश्किल आए। कुछ यही हाल अब मोदी सरकार का भी दिख रहा है, क्योंकि किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आशीष के पिता यानी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को मोदी सरकार से हटाया जाए। उनकी ये मांग जायज़ भी है, क्योंकि अगर पिता रसूखदार पद पर हो तो बेटे को बचाने के बहुत से तरीके खोज लिए जाएंगे। यहाँ सवाल ये नहीं है कि कोई पिता अपने बेटे को बचाने की कोशिश क्यों न करे, बल्कि सवाल ये है कि पीड़ितों के साथ इंसाफ कैसे हो। अब हर कोई लाल बहादुर शास्त्री की तरह जमीर वाला तो होता नहीं कि रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दे। वैसे मोदी जी यूपीए सरकार को बहुत कोसते रहते हैं कि उसने अपने सत्ता के 10 सालों में कुछ नहीं किया, तो उनके रिकॉर्ड के लिए ये जानकारी देने का वक्त आ गया है कि 2013 में रेलवे घूसकांड में तत्कालीन रेल मंत्री पवन बंसल के भतीजे विजय सिंगला का नाम आया था, तो उसके बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। इससे पहले 2008 में मुंबई हमलों के बाद गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। मोदी सरकार इस मामले में यानी इस्तीफा देने के मामले में यूपीए सरकार से आगे निकलने की कोशिश क्यों नहीं करती? आखिर किस मजबूरी के चलते मोदी जी अपने मंत्रिपरिषद में एक ऐसे मंत्री को रखे हुए हैं जिनके बेटे पर निर्दोष किसानों को कुचलने का आरोप है? मोदी जी तो इस सवाल का जवाब देने से रहे। चलिए हम ही कह देते हैं कि चुनावों में ब्राह्मण वोट बटोरने की मजबूरी के कारण मोदी जी अजय मिश्र को हटा नहीं पा रहे हैं। वो शायद इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में यानी लखीमपुर मामले में गुस्से का उफान थोड़ा कम हो जाए तो फिर वो कब्रिस्तान शमशान वाला कोई एंगल चुनाव में जोड़ दें,
या फिर आतंकवाद से देश की सुरक्षा का डर दिखाकर भाजपा के लिए माहौल बना लें। लेकिन यकीन मानिए, इस बार ये बात इतनी आसान नहीं होगी। इस बार मोदी जी और योगी जी दोनों को सीधे चुनौती देने के लिए प्रियंका गांधी मैदान में हैं, और वो भी बदले हुए अंदाज के साथ। अभी वाराणसी में प्रियंका गांधी ने अपने नए रूप की शक्ति भाजपा को दिखाई, जिससे राजनीतिक पंडितों के कान खड़े हो गए हैं कि क्या यूपी में बदलाव की आहट हो रही है। वाराणसी की हुंकार के बाद लखनऊ में प्रियंका गांधी ने मौन व्रत रखा, और आज वे फिर से तिकोनिया पहुंच गई हैं किसानों के लिए आयोजित अंतिम अरदास में। आप जानते ही हैं कि लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए 4 किसानों और एक पत्रकार को श्रद्धांजलि देने के लिए तिकोनिया में आज अंतिम अरदास का आयोजन किया गया है। इसके बाद किसान जो हैं वो अस्थि कलश यात्रा निकालेंगे। कार्यक्रम में कई राज्यों के किसान नेता और यूनियन नेता भाग लेंगे। प्रियंका गांधी के इस अंतिम अरदास में शामिल होने का राजनीतिक संदेश आने वाले चुनाव में जरूर सुनाई देगा। वैसे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि किसी राजनीतिक व्यक्ति को मंच पर जगह नहीं दी जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी की कोशिश मंच पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने की है, और वो इसमें सफल होती नजर आ रही हैं। जिस तरह वो मृतक किसानों के घर पहुंची, उनके पीड़ित परिजनों को गले लगाकर सांत्वना दी, उससे लोगों को शासन करने वालों और लोगों के साथ खड़े रहने वालों का बीच का फर्क समझ आ गया। मोदी जी और योगी जी तो आज तक ये हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो तिकोनिया पहुंचे। पिछले 7 बरसों में अगर आपने भाजपा के नेताओं, खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऐसे तमाम नेताओं के तेवर, उनके बोलने चलने का ढंग, सभा में भाषण देने के तौर तरीके देखे होंगे, तो इन सब में एक बात खुलकर दिखलाई देती थी कि ये सारे लोग इस तरह व्यवहार करते थे मानो किसी में इन्हें हराने का दम नहीं है। जैसे सिकंदर ने यह मान लिया था कि दुनिया उसकी मुट्ठी में है, या अंग्रेज शासकों को यह गुमान था कि उनके राज में सूरज कभी नहीं डूबता, कुछ वैसा ही घमंड भाजपा में दिखाई देने लगा था। और ऐसा शायद होना भी था, क्योंकि भाजपा लगातार चुनाव जीतते आ रही थी, और जहां नहीं जीतती थी वहां सत्ता हथिया ही लेती थी। लेकिन अब इस कभी नहीं हारेंगे वाले घमंड को चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। कभी शाहीन बाग की महिलाओं से, कभी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों से, कभी लॉकडाउन में सड़क पर मजदूरों का हालचाल लेते राहुल गांधी से, और कभी सत्ता को ललकारती प्रियंका गांधी से। अब देखते हैं इस चुनौती का अंजाम क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।